हाय फ्रेंड्स, हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एस के सर पर। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो मूल अधिकारों में चर्चा कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग मूल अधिकार के जो आगे के पार्ट हैं या जो आगे के अनुच्छेद हैं उन पर चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 19 से लेकर के 23 तक, जिसमें बताया गया है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। फ्रेंड्स, इसी को राइट टू फ्रीडम भी बोलते हैं। और इनके बारे में जो भारतीय संविधान में बताया गया है वो आर्टिकल 19 से लेकर के 23 तक बताया गया है। तो आइए अब आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो आर्टिकल 19 है या 20 है, इनमें कौन से प्रावधान किए गए हैं। हम लोग आर्टिकल 19 का देखेंगे कि 19 में क्या प्रावधान किए गए। लेकिन आर्टिकल 19 को देखने से पहले हमें एक बात को समझना चाहिए कि जो हमारा संविधान है, वो जो मूल अधिकार है, संविधान हमको जो मूल अधिकार देता है, उसमें सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। और इसके बाद जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि उसके बाद ये आते हैं 14 से 18 तक, और इसके बाद हमें मिलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जो मिलते हैं 19 से लेके 22 तक। तो यहाँ पे एक बात समझनी है हम लोगों को कि संविधान निर्माताओं को भी पता था कि जब तक हम समाज में समानता नहीं लाएंगे तब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए पहले समानता का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में रखा गया। जब व्यक्ति समान होंगे सारे तो वो स्वतंत्र हो जाएंगे, उनको स्वतंत्र होने में ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने समानता के बारे में पढ़ा, और आज की क्लास में हम लोग स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 19 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं या 6 प्रकार की फ्रीडम्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 19 का 1 है, आर्टिकल 19 के 1 में जो स्वतंत्रता दी गई है, जो फ्रीडम दी गई है, वो क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट में ए में दी गई है फ्रेंड्स, क्योंकि आर्टिकल जो 19 का 1 है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उसी के अंतर्गत हमने अभी आर्टिकल ए के बारे में पढ़ा। अब हम 19 का बी देखेंगे, उसमें क्या कहा गया? अब जो आर्टिकल 19 का सी है, इसमें बताया गया संघ बनाने की स्वतंत्रता। और जो आर्टिकल 19 का डी है, इसमें बोला गया पूरे भारत में आबाद रूप से संचरण की स्वतंत्रता। इसके बाद 19 का जो यफ है, इसमें कहा गया कहीं भी, ये फ्रेंड्स भारत के लिए है, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता। और अब जो फ्रेंड्स जो 5वीं स्वतंत्रता है हमारे संविधान की, हमारे मूल अधिकारों में 19 के अंतर्गत, वो हटा दी गई थी। और वो हटा के वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित थी, और उसको हटा दिया गया, जो कि 19 के यफ में थी, इसको हटा दिया गया। तो अब हम सीधे पढ़ेंगे 19 का जी। 19 के जी में क्या बोला गया? कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। फ्रेंड,
इस तरह से आर्टिकल 19 के तहत जो आर्टिकल 19 का 1 है उसमें 6 प्रकार की फ्रीडम्स दी गई हैं और हम अब एक एक करके इन फ्रीडम्स पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन पे क्या राज्य रोक लगाता है और इनके क्या क्या प्रावधान आगे होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के 1 में जो कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं। ये जो आर्टिकल 19 का 1 का ए है, इसमें बोला गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये फ्रेंड्स नागरिकों को मिले हुए, सबसे पहली बात समझ लीजिए, ये नागरिकों को मिले हुए अधिकार हैं और इसी में ये किसी भी नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता, या फिर लिखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इस तरह से फ्रेंड्स जो व्यक्ति होता है, जो नागरिक होता है, उसको कुछ भी बोलने की और कुछ भी अभिव्यक्त करने की, कई बार व्यक्ति बोलता नहीं है, कुछ इशारे करता है और किसी भी तरीके से, किसी दूसरे तरीके से अपने बात दूसरे तक पहुंचा देता है, तो वो फ्रेंड्स अभिव्यक्त की स्वतंत्रता कहलाती है। 1985 में फ्रेंड्स एक केस होता है, ये केस था इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी आर्टिकल 19 के 1 के तहत, 19 के 1 के ए के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी आएगी। एक केस होता है 1985 में जिसको इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ के नाम से जाना जाता है और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो प्रेस की फ्रीडम है, वो आर्टिकल 19 के 1 के ए के तहत ही आएगी। इस तरह इसमें राज्य कुछ प्रतिबंध भी लगा सकता है। वो प्रतिबंध किन ग्राउंडों पर लगेंगे जरा उन पर बात कर लेते हैं। आर्टिकल 19 के 2 के तहत इसमें राज्य प्रतिबंध लगाएगा कि आपको इस तरह से बोलने की आज़ादी नहीं कि आप किसी को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाएं, उसको मानसिक क्षति पहुंचाएं। तो जैसे मानहानि या फिर संप्रभुता या लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना या फिर सुरक्षा, इन चीज़ों से अगर कुछ, इन जो ग्राउंड है इनसे अगर कुछ संबंधित है तो आपका ये जो अधिकार है ये पूर्ण रूप से आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसको बुरा लगे, उसको मानसिक क्षति पहुंचे, या फिर जो देश की संप्रभुता या देश की सुरक्षा उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, या न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं। इस तरह से, या जो लोक व्यवस्था के बारे में बताया गया कि जो कानून व्यवस्था है भारत की, उसके खिलाफ आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, आप इस तरह कोई बयान नहीं दे सकते हैं जिससे लोगों के बीच में ऐसी मतभेद पैदा हो जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। इस तरह से फ्रेंड्स राज्य आर्टिकल 19 के 2 के तहत हम पे इस तरह के प्रतिबंध लगा देता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के जो 1 के तहत बी दिया गया हुआ है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जो दी गई है शांतिपूर्ण, उस पर बात करते हैं। 19 का जो 1 के तहत बी है उस पर बात करते हैं। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें क्या कहा गया कि जो नागरिक हैं
वह शांतिपूर्वक बिना हथियार के अपनी बात समाज तक सम्मेलन के माध्यम से पहुंचा सकता है। इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स कि जो व्यक्ति, जो नागरिक है, वो बिना किसी हथियार के एक सम्मेलन कर सकता है। उसका जो राइट्स है, ये आर्टिकल 19 के 1 के बी के तहत उसको मिलता है भारतीय संविधान में कि वो शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है, लेकिन उसमें हथियारों का यूज नहीं होना चाहिए, हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इसमें भी राज्य कुछ अवरोध लगाता है, कुछ रोक लगाता है। 19 के 3 के तहत इसमें राज्य रोक लगाता है कि देश की संप्रभुता व सुरक्षा लोक व्यवस्था, इन चीज़ों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को हानि पहुंच रही है तो जो राज्य है वो इस अधिकार को रोक सकता है, जो शांतिपूर्ण सम्मेलन है इसको रोक सकता है, अगर देश की संप्रभुता या जो लोक व्यवस्था है उसको क्षति पहुंच रही है तो। अब फ्रेंड्स देखेंगे 19 का 1 के तहत सी को। इसमें कहा गया संघ बनाने की स्वतंत्रता। और ये भी अधिकार नागरिक को मिले हैं। नागरिक संघ तो बना सकता है, अगर ये संघ किसी पार्टी, जैसे चुनाव की पार्टियां होती हैं, उससे संबंधित है तो ठीक है, लेकिन ऐसे संघ उस शर्त पे नहीं बन सकते हैं। जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अपना संघ नहीं बना सकते हैं, या जो वर्कर हैं वो अपना संघ नहीं बना सकते हैं। अगर बना भी लेते हैं तो वो हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हड़ताल पे जाएंगे तो उनके जो दूसरे कानून हैं, जिस कानून के तहत वो लोग चलते हैं, जैसे मजदूर हैं, मजदूर जब ये संघ बनाएंगे लेकिन ये हड़ताल पे नहीं जाएंगे, और अगर ये जाएंगे तो जो औद्योगिक कानून है उनके तहत ये हड़ताल पे जाएंगे। मतलब इनको जो हड़ताल का राइट्स है वो नहीं देता है संविधान, ये औद्योगिक राइट्स उसको हड़ताल का राइट्स देते हैं, लेकिन ये संघ सिर्फ बना सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते। ये हमको आर्टिकल जो 19 का सी है ये स्वतंत्रता देता है कि हम संघ बना सकते हैं, संघ के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं अपने से। और इस पे राज्य 19 के 4 के तहत प्रतिबंध लगाता है कि ऐसे संघ आप नहीं बनाएंगे जिनसे राज्य की संप्रभुता या अखंडता या लोक व्यवस्था, अखंडता, संप्रभुता या सुरक्षा को हानि पहुंचे। इस तरह से राज्य उस पर प्रतिबंध भी लगा देता है। आपके जो संघ बनाने की जो आपको राइट्स मिला है उस पर राज्य इन ग्राउंड्स को आधार मान करके उस पर प्रतिबंध लगाता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 का 1 का डी। इसमें क्या कहा गया कि पूरे भारत में घूमने या संचरण की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। और लेकिन इसमें क्या जो राज्य अवरोध लगाता है 19 के 5 के तहत कि आप जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जैसे नागालैंड या अंडमान निकोबार में जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, उनके क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं।
उनके क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति है, उनके अपने रीति रिवाज हैं। आप वहाँ जाके उनके रीति रिवाज में, उनकी संस्कृति में जाके हनन या खलल ना पहुँचाएं। इस वजह से राज्य जो है वो उन नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस तरह के प्रतिबंध नागरिक पे लगाता है कि आप किसी ऐसी ट्राइब्स के, ऐसे आदिवासियों के क्षेत्र में ना जाएं कि जो उनकी संस्कृति को आप किसी भी प्रकार से उनको मानसिक या शारीरिक रूप से हानि पहुंचाएं, या वो आप लोगों को किसी प्रकार से हानि पहुंचाएं। तो आप पूरे भारत में घूम तो सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्र प्रतिबंध है भारत सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा, उन क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते। इस तरह से 19 के 5 के तहत उस पर प्रतिबंध लगा देता है। अब यहाँ पे आप अपने राइट्स नहीं मांगने लगे कि हम नागालैंड में जाएंगे, हम उस क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, तो ये इस आर्टिकल 19 के 5 का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आज जो होता है वो इस तरह के प्रतिबंध लगाता है। अब हम बात करते हैं 19 के 1 के तहत जो ई मिला हुआ है हम लोगों को, नागरिकों को, उस पर बात करते हैं कि पूरे भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। इसमें क्या कहा गया है कि जो नागरिक है भारत का, वो पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकता है, लेकिन इसमें भी राज्य ने प्रतिबंध लगाए हैं आर्टिकल 19 के तहत, 19 के 5 के तहत। जैसे हमने ऊपर के आर्टिकल में बताया कि जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, जो अपनी संस्कृति को धरोहर के रूप में संजो के रखते हैं, तो आप उन क्षेत्रों में जाकर, उनके क्षेत्रों में जा कर के आप नहीं रह सकते हैं। उन ऐसे क्षेत्रों पर जाने से आपको पहले मना किया जाता है, और ऐसे क्षेत्रों में बसने से भी आपको मना किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे बस जाएंगे जाके तो उनकी संस्कृति को हानि पहुँचेगी। और इस तरह से आर्टिकल 19 का 5 इस ये जो मूल अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगा देता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 के यप के बाद जी पे, क्योंकि यप तो फ्रेंड्स हम उसका संपत्ति का अधिकार था जो कि हटा दिया गया, और जो कि अब 300A में रखा गया है, जो कि एक विधिक अधिकार है। ये पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन अब एक जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उससे इसको हटा दिया जाता है, और अब ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब 19 का जी पे बात करते हैं कि कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि 19 के 6 के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कि आप कोई भी व्यवसाय तो कर सकते हैं, आपको अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका चलाने के लिए आपको स्वतंत्रता है, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन राज्य प्रतिबंध उस आधार पर लगा देगा इस पर कि आप कोई ऐसा व्यवसाय ना करें जिससे राज्य की जो एकता है, अखंडता है, उसको हानि पहुँचे, जो सुरक्षा है उसको हानि पहुँचे। जैसे कोई व्यवसाय आपको करना है, आप मान लेते हैं कि आपको मेडिकल खोलना है, मेडिकल स्टोर खोलना है। अब इसको खोलने के लिए जो एक तकनीकी डिग्री होती है, जो बी फार्मा वगैरह की डिग्रियां होती हैं, वो आपके पास होना आवश्यक है। अगर आपके पास आपको जानकारी नहीं कौन सी दवा कहाँ पे यूज होती है, किस तरह की दवा किसको देनी है, तो आप मेडिकल स्टोर नहीं चला सकते। इससे क्या होगा, अगर आपने ऐसे किसी को दवा दे दी तो उसकी जान जा सकती है, उसको हानि पहुँचेगी। या फिर डॉक्टर कि अब हम पैरासीटामॉल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, मोहल्ले में डॉक्टर बन जाएंगे और लोगों को दवा बांटेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपको उसके लिए जो मेडिकल डिग्री है वो होना आपके पास आवश्यक है। या किसी भी तरह की इस तरह का कोई भी व्यवसाय आप नहीं कर सकते जिसके लिए कोई टेक्निकल, कोई तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे कार्यों के लिए जो भारत सरकार, जो राज्य है, वो हम पे प्रतिबंध लगाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं मिली थी, 6 फ्रीडम्स मिली थी हम लोगों को, उस पर हम लोगों ने चर्चा की है। या आप जैसे इस पर एक बात रहेगी बताने को कि जो 19 का डी है, इसमें कहा गया कि पूरे भारत में संचरण की स्वतंत्रता है। तो इस पर जो राज्य प्रतिबंध लगाएगा उसमें एक प्रतिबंध और है कि अगर कोई व्यक्ति किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित है तो उस व्यक्ति के संचरण पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे HIV, या फिर जैसे आज के समय में जो माहौल चल रहा है कोविड का, तो जैसे
आपने देखा कि लोगों को घर से निकलने से मना कर दिया गया, सोशल डिस्टेंस के लिए बोला गया, बाहर निकलने को मना पूर्ण रूप से। तो जो बीमारियां संचरण से फैलती हैं, जो बीमारियां छूने से फैलती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को रोका जा सकता है कि राज्य में कहीं पे घूमे ना, उसको एकांतवास दिया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है इस तरह से। तो हम लोगों ने आर्टिकल 19 के तहत जो 6 फ्रीडम्स मिली थी हम लोगों को, उस पर चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 में, देखेंगे उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20, इसमें कहा गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जैसे आर्टिकल 20 का जो 1 है उसमें बोला कि भूतलक्षी विधियों के संबंध में संरक्षण। इसमें बोला गया है कि भूतलक्षी विधियों के संबंध में संरक्षण, कोई व्यक्ति है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आर्टिकल 19 है वो तो सिर्फ नागरिकों को मिला हुआ है, लेकिन जो आर्टिकल 20 है किसी भी व्यक्ति को मिला हुआ है, ये इसमें नागरिक होना भारत का जरूरी नहीं है। तो जो व्यक्ति है या नागरिक है, अगर कोई क्राइम करता है, अगर कोई अपराध करता है, तो अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, मान लेते हैं श्याम ने कोई अपराध किया, कब किया? 2006 में, और इसने किया क्या था? चोरी। ठीक है, जो श्याम है उसने 2006 में चोरी की, इसको पुलिस ने पकड़ा और ये कोर्ट में चले गए, अदालत में चले गए, बात अदालत तक पहुंच गई। और यहाँ पे जो जज साहब हैं उन्होंने क्या कहा कि अब ये जो टाइम था चलता गया, आगे बढ़ता गया, और इनको सज़ा मिलते मिलते या इनका जो अपराध था वो सही साबित करने में समय जो बीत गया, समय बीतते बीतते आ गया 2010। और अब 2010 में क्या हुआ कि इनकी सज़ा कंफर्म हो गई, इनका जो अपराध था वो कंफर्म हो जाता है कि हाँ श्याम ने चोरी की है, श्याम ने चोरी की। तो अब होगा क्या कि 2010 में जो सज़ा का प्रावधान था वो हो गया 12 साल, लेकिन 2006 में सज़ा का प्रावधान था सिर्फ 6 साल। तो अब जब श्याम का ये कंफर्म हो गया है कि वो अपराध उसने किया, उसने चोरी की है, तो अब क्या होगा कि जो ये सज़ा है 2006 में उनको सज़ा ये वाली दी जाएगी। 2006 में जो सज़ा मिल रही थी 6 साल की, ये सज़ा श्याम को दी जाएगी, ना कि उसको सज़ा दी जाएगी 12 साल की। तो यही जो एक अधिकार है, जो एक अपराधी को अधिकार मिलता है, एक अभियुक्त को अधिकार मिलता है कि अगर उसने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, जो उस अपराध करते समय जो सज़ा का प्रावधान है उसको वही सज़ा मिलेगी, ना कि वो सज़ा मिलेगी जब वो अपराध कंफर्म हो जाता है, उस समय के जो प्रावधान होते हैं। तो ये आर्टिकल इस अभियुक्तों को एक तरह से उस राहत देता है कि अगर उस व्यक्ति ने उस समय जब अपराध किया था उस समय के प्रचलित कानून को ना तोड़ा हो। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 के सेकंड के बारे में और देखते हैं कि उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। 20 के सेकंड में कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण, इसमें क्या कहा गया कि अगर व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है और उसको मिलती है सज़ा, उसको सज़ा मिल जाती है और वो अपनी सज़ा पूरी करके वापस आ जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो कोई अपराध करता है और उसने क्या किया, उसको सज़ा मिली, उसने अपनी सज़ा भी पूरी कर ली और वो वापस आ गया, लेकिन हुआ क्या कि उसने पुनः कोई अपराध कर दिया
अब यहाँ से ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो अपराध था वो ये चोरी का ही था, चोरी का था, सेम चोरी उसने दोबारा से कर दी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो कानून है, जो अदालत है, उसको सेम सजा नहीं दे सकता है। मतलब अगर व्यक्ति ने अपराध किया था और उस अपराध की उसको सजा एक बार मिल चुकी है, तो उस अपराध की जितनी सजा निर्धारित थी, अगर वो सजा उसने पहले ही काट रखी है, तो उसको पुनः सजा नहीं दी जाएगी। यही अधिकार अभियुक्त को, व्यक्ति को हमें आर्टिकल 20 का सेकंड देता है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 का थर्ड के बारे में और देखते हैं उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। जो आर्टिकल 20 का तीसरा है, इसमें कहा गया है अपराधी को स्वयं अपने खिलाफ साक्ष्य या गवाही देने को मजबूर नहीं किया जाएगा। इसमें क्या कहा गया कि जो अपराधी है, जो अभियुक्त है, उसको अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए या साक्ष्य देने के लिए पुलिस मजबूर नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 20 के तहत उसको अधिकार प्राप्त है कि जो पुलिस है उसको अपने स्वयं के खिलाफ कोई गवाही कि हमने चोरी की है, इसकी गवाही हम खुद दे रहे हैं, ऐसी गवाही देने के लिए उसको कोई भी प्रशासन, कोई भी शासन उसको मजबूर नहीं कर सकता है। इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल 19 की 6 जो फ्रीडम्स थी, 6 स्वतंत्रताएं थी, उन पर बात कर ली। और जो 20 आर्टिकल था जो अपराधों के संरक्षण के संबंध में था, उस पर हम लोगों ने बात कर ली है। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद आगे के लेक्चरों पे हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपको आर्टिकल 19 में या आर्टिकल 20 में कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन कीजिए और हम उनका आंसर ज़रूर करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बात और आपको बताना चाहेंगे हम कि जो आर्टिकल 19 है, ये कभी कभी निलंबित भी कर देती है राज्य सरकार। जो हमारी केंद्र की सरकार है वो कभी कभी निलंबित कर देती है। वो कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है, तो उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है और अगर इसका आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो, तो आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण, उस जो नेशनल इमरजेंसी लगी है, अगर उसका आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण हो, तो आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाता है। और अगर नेशनल इमरजेंसी का आधार सशस्त्र विद्रोह हो, तो कोई भी जो अधिकार आर्टिकल 19 निलंबित नहीं किया जाता है। आर्टिकल 19 निलंबित नहीं किया जाएगा अगर जो नेशनल इमरजेंसी का आधार सशस्त्र विद्रोह होता है। और अगर नेशनल इमरजेंसी का आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण है, तो आर्टिकल 19 को निलंबित कर दिया जाता है। आपको 19 के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं, 6 फ्रीडम्स मिली हैं, उनको निलंबित राष्ट्रपति कर देगा। और जो आर्टिकल 20 है या 21 है, इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा कि इस तरह के जो प्रावधान है हमारे संविधान में, इन फंडामेंटल राइट्स में, वो उनके बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप नीचे पूछिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए नमस्कार।